गाइस, मैं उसार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। तो चलते हैं। हरभजन सिंह हैं। मैंने तो ये पहली दफ़े देखा इनका चैनल, तो वीडियो बड़ी शानदार थी कि 26/11 के बारे में कोई आंखों देख के जो उधर के कोई ऑफिसर थे मरीन कमांडो प्रवीण, हाँ जी प्रवीण ये कुमार है, क्या उनकी इनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है। ये उधर का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। देखते हैं क्या इन्होंने देखो किस तरह इन्होंने ये सेव किया। हीरो हैं आई थिंक उस वाक़े के। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर मजीद बाद में बात करते हैं। एंटर कर रहे हो ताज में, क्या देखा आपने वहाँ पे? पूरा ब्लड सेड, खून ही खून था चारों तरफ। वाइफ थी और 2 लड़के थे उनके 6th फ्लोर पे, जो जिंदा जल के ही मर गए थे। तो रूम में 4 आतंकवादी और मैं अकेला था। हेडशॉट था, पूरा फील कर सकता था उसको। पूरा जलन हो रही थी कान के पास में। ये कंफर्म हो चुका था कि अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता हूँ मैं। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा विद बंजी। इस सफरनामे में जैसे मैंने बात करी थी कि आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसी शख्सियत की जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, और कुछ ऐसे हीरोज जो असल में हीरो हैं। फिल्मों वाले हीरो हमने बहुत देख लिए पर्दे पे, क्रिकेट वाले हीरो हमने बहुत देख लिए, और लेकिन असली अगर कोई हीरो है तो वो फौजी होते हैं। और 26/11 की मैं बात करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में, क्योंकि मेरे इस एपिसोड में एक महानायक, जो नायक, इस देश के हीरो, असल हीरो, वो उस रात में जो हुआ वो अपनी जुबानी बयां करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा परवीन भाई तेवेतिया का। स्वागत है आपका मेरे इस सफ़रनामा में। और आप यहाँ पे आए हो, आपका सफ़र तो जानेंगे ही जानेंगे, बट वो 26/11 की जो रात, जो आपने वहाँ किया, जो हुआ वहाँ पे, वो आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो प्रवीण भाई, कहाँ जन्म हुआ आपका? सभी सफरनामा देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया का जय हिंद, नमस्कार। मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक बहुत फेमस गांव भटौना से जी जिस गांव ने इस देश को एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह दिए जी। और 39 शहीद मेरे गांव से हैं। और एवरेज मेरे गांव से हर घर में फौजी हैं। हम 2 भाई हैं, क्या बात, दोनों फौजी हैं। क्या बात है। और फौजी बनने का जो शौक या सपना, वो जो बचपन विरासत से में हमको मिला। विरासत में ही है। 2 ही सपने थे जब मैं स्टडी कर रहा था अपनी, कि या तो मैं आर्मी में जाऊंगा या फिर मैं एक टीचर बनूंगा। तो आर्मी में जब मैंने तैयारियां शुरू की अपनी 16.5 साल की उम्र से, तो जब मैंने भर्ती देखनी शुरू की तो मेरी हाइट कम रह गई। तो मैंने भैया को ये चीज़ बताई, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्मी में थे। तो उन्होंने कहा कि हाइट तो इस तरह से, अभी तो उम्र है तुम्हारी, बढ़ जाएगी। मुझे जज्बा था कि मुझे भी 12th हो गई है, मुझे जाना है, सेवा करनी है देश की। और मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर था, सी कर चुका था मैं। तो मुझे था कि मैं जितनी जल्दी सेना में जाऊं उतना अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो हाइट तुम्हारी काफ़ी कम है। 162 मेरी उतरती थी उस समय पर, और आर्मी में 170 चाहिए जी। तो मैं बहुत छोटा दिखता था। तो मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि इससे बेहतर आप नेवी या फिर एयरफोर्स में ट्राई करो। तो फिर मैं नेवी में चला गया, और नेवी में जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर से शुरू हुआ। जो लोग समुद्र में सर्वे करते हैं, चार्ट बनाते हैं, उससे मेरा सफ़र शुरू हुआ। स्पेशल फोर्सेस में फिर कैसे आपकी वो जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? एक दिन मैं ड्यूटी पर था जी। जहाज में, और रात की ड्यूटी थी। तो रात को करीब 10:30 बजे के आसपास एक जो कमांडो था, मरीन कमांडो, वो मेरे शिप में आया। वो उस शिप से ही बेस था, उस शिप से कोर्स करने के लिए गया था। तो मैंने देखा उसकी ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, ब्लैक कलर की सारी ड्रेस पहने हुए है, मरून कैप लगाए हुए है, और 2 बैज पीतल के चमकते उसके चेस्ट पर लगे हुए हैं। तो मुझे आकर्षक लगे वो दोनों चीज। मैंने बोला ये क्या है सर? तो वो बोले कि इसको मरीन कमांडो कहते हैं। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। तो मैंने पूछा सर ये कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बोला कल सुबह 6 बजे मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा कैसे बनते हैं।
तो अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर क्यूरियोसिटी थी, फिजिकल मेरा पहले से ही गाँव से ही मेरा अच्छा था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उनके साथ में गया। तो करीब 5-6 किलोमीटर रन करने के बाद हम बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में घुस गए। जैसे जैसे वो पार करते रहे मैं उनको पार करता रहा। ओके। तो जैसे जैसे वो आगे रस्सियों पे चढ़ते रहे मैं भी उन रस्सियों से पार निकलता रहा। 6 फीट दीवार उन्होंने कभी कूदी तो मैं भी कूद गया। तो जब फिनिश हुआ बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, तो ही वाज जस्ट सरप्राइज टू सी कि भाई ये सब कुछ कर गए, ये जो जितने ऑब्स्टिकल रखे थे वो सब पार कर गए, पार कर चुके हो, तुम्हें कभी कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा मैंने तो बचपन में मैं एनसीसी में था, वहाँ पर मैंने बहुत सीखा है सारी चीज़ें, प्लस जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग था वो वहाँ पे मेरे लिए एक केक वॉक टाइप का है। तो उन्होंने बोला तुम गलत जगह पर हो। अच्छा, तुम देश की पहचान करी। हाँ, उन्होंने कहा तुम गलत जगह पर हो, तुम देश की और ज्यादा सेवा कर सकते हो एक मरीन कमांडो बन के। तो मैंने कहा कि सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा एप्टीट्यूड देना पड़ेगा, प्लस मैं तुम्हारी आज शाम को स्विमिंग चेक करूंगा। तो फिर उन्होंने स्विमिंग के जो टिप्स थे, हम पहले मरीन कमांडो बनने से पहले एक डाइविंग का कोर्स होता है गोताखोरी का, वो सबसे कठिन है जी। उसमें सबसे ज्यादा बंदे आउट होते हैं। ओके। तो उन्होंने क्या होता है उसमें ऐसा? अंडर वाटर डाइविंग पूरी। तो उसमें गोताखोरी का कोर्स है, तो वहीं पर आपकी सारी टेस्टिंग होती है। कुछ लोग मेडिकल में निकल जाते हैं, कुछ लोग जब आपका स्क्रीनिंग चलता रहता है तो स्क्रीनिंग मैन है वहाँ पर, आपका 15-15 मीटर से आपको ब्रिज से जंप कराते हैं, 10 मीटर का आपका स्विमिंग पूल का जंप रहता है, और अगेंस्ट द वाटर आपकी स्विमिंग होती है, अगेंस्ट करंट होता है पूरा, और उसमें आपकी स्विमिंग कराते हैं। और फिर आपका एक टैंक का टेस्ट होता है, 10 मीटर टैंक में आपका टेस्ट होता है, फ्लोटिंग टेस्ट। वो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि 4 kg माइनस बॉयंसी का आपके पीठ पर सेट रहेगा, डाइविंग सेट रहेगा, और दोनों फिन्स आपके हाथ में रखवाएंगे, जो पैरों में पहनते हैं वो दोनों फिन्स आपके हाथ में रहेंगी, मास्क आपके सर के ऊपर रहेगा, और आपको 5 मिनट एक ही जगह पर स्टडी आपको रहना है। अच्छा। -4 kg बॉयंसी आपका सेट हो गया, प्लस आपके सर का वजन हो गया, प्लस कम से कम 2-2.5 किलो की आपकी फिन्स हो गई। तो इतना वजन आपको खड़े रहना, एक ही जगह पर आपको स्टडी होना है, और फिर वो आपको टास्क देंगे कम से कम 5 मिनट बाद कि ऑन फिन्स, फिर ऑन मास्क, और फिर आपको डाइव कराएंगे। तो ये सबसे कठिन टास्क होता है उसके अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। ओके। तो इसके लिए मुझे उन्होंने पारंगत किया। तो मैं दो ईंट लेकर प्रैक्टिस करता था, एक ईंट इस हाथ में लेता था और एक ईंट इस हाथ में लेकर प्रैक्टिस करता था। और उस टेस्ट को पास करने के लिए कितने घंटों की जो है प्रैक्टिस है? कम से कम 6 से 8 महीने की आपको ट्रेनिंग चाहिए पूल की, या 2-2 घंटे हम लोग ट्रेनिंग करते थे एक ही जगह पर खड़े रहने की, तब जाकर आप -4 kg बॉयंसी है, प्लस आपका सर का भी वेट होता है, प्लस एक अंदर से डर रहता है कि कहीं आप आउट ना हो जाओ एक छोटी सी चीज से लेकर। तो ये डर आपको एक ही चीज से दूर हो सकता है, वो है परफेक्ट ट्रेनिंग। तो परफेक्ट ट्रेनिंग जब तक आप नहीं करोगे तो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था उस पूल में। तो उन्होंने वो चीज़ मुझे बताई, और बस वही चीज़ मेरी कहूँ कि नई चीज़ थी मेरे लिए सीखने की, और मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा। और पहला जब मेरा कोर्स आया तो जनवरी 2005 से मेरा कोर्स था। उस समय पर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आ गई थी, तो मैं शिप में ही था। तो हमारे शिप को श्रीलंका जाना पड़ा जी। तो मैं उस टीम का हिस्सा वहाँ पर। सुनामी तो श्रीलंका भी बहुत आई थी। हाँ जी। तो उस समय पर गाले हार्बर और कोलंबो जी, ये हमने पूरा सर्वे किया था और उसको क्लियर किया था। ओके। तो उसमें मैं शामिल था, रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहा मैं उसमें। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको उसी पे ले आता हूँ, क्योंकि वो 26/11 की वो रात जब वहाँ पे मुंबई में ताज में जो आतंकवादी घुस आए थे जी, मुझे याद है मैं तब उड़ीसा में था, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, और जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ और हमने न्यूज़ देखी तो लगा कि शायद कोई आपस में किसी का झगड़ा हो गया है, किसी गैंग का झगड़ा हो गया है मुंबई में, किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आपको कैसे और कब पता लगा था कि 26/11 का जो सीरियसनेस है वो कितना है, और कौन यहाँ पे आया हुआ है, किसने हमला किया है, और आपको कब बताया गया कि आपको अब निकलना है?
जैसा कि सर आपने क्रिकेट मैच को इंक्लूड किया है, तो मैं उस दिन की जो पूरी घटना है वो दोपहर के 12 बजे से शुरू होती है मेरी घटना। तो दोपहर के 12 बजे मैं ड्यूटी पर गया था और 4 बजे मैं रिलीव हुआ ड्यूटी से। फिर मैं अपने ऑफिस आया। ऑफिस से मैंने अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए जो वारंट था वो लिया और 5 बजे की बोट से मैं मुंबई गया। 6 बजे वहां पे पहुंचे बोट से? जी जी, जो हमारा आइलैंड एक है, करंजा एक जगह है, तो मुंबई से वो 5 नॉटिकल माइल दूर है। तो हमारा जो आने जाने का सफर है वो बोट से ही होता है वहां से। तो बोट पकड़कर मैं 5 बजे की बोट पकड़कर मैं मुंबई आया था जी। और वहां पर मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था। अच्छा। उसी दिन की ये घटना है। और रिजर्वेशन करवाने के बाद जहाँ लियोपोल्ड कैफे है उसी साइड में अपने मोबाइल को मैंने रिचार्ज करवाया और रीगल सिनेमा के बिल्कुल सामने एक गन्ने के जूस की एक दुकान है, वहां पर मैंने गन्ने का जूस पिया और वहीं 1 किलोमीटर चलते ही फिर हमारा गेट है जी। अंदर घुस जाते हैं। तो मैं 8 बजे की बोट से 8 बजे की बोट पकड़ कर 9 बजे मैं वापस करंजा पहुंचा, अपनी यूनिट पहुंचा। तो मैं जब वहां पे पहुंचा तो 9:30 बजे के आसपास में अपनी यूनिट में पहुंचा। तो मैंने देखा जहां पर खाना वाना खा रहे थे लोग, तो वहां पे अपना क्रिकेट मैच चल रहा था जी। तो मैंने खाना खाया और फिर मैं जब मैच में गया तो वहां पे भी क्रिकेट मैच चल रहा था। सहवाग जी हमारे बैटिंग कर रहे थे। तो अब मेरा 12 बजे से रात को ड्यूटी था जी। तो 12 बजे से रात को 4 बजे तक ड्यूटी है, तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर मैंने मैच देखा और मैंने इस लिए मैं फिर कि यहाँ पर सोना ठीक नहीं है, लोग डिस्टर्ब करेंगे मैच से, तो मैं रूफ टॉप पे चला गया, छत पे जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और मैं वहाँ पे जाके सो गया। तो मेरी आंख खुली 11:45 बजे। फटाफट मैं आया और मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, साइकिल उठाई और 1 किलोमीटर दूर हमारा जो गार्ड रूम होता है जहाँ पर ड्यूटी थी वो वहाँ पर गया मैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पर जो ऑफिसर ऑफ द डे थे वो मेरे साथ कश्मीर में थे। अच्छा। तो हम दोनों बड्डी थे वहाँ पर कश्मीर में। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि प्रवीण, मुंबई पर इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है और मुंबई के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो शहीद हो गए हैं और ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेररिस्ट को मारने की। जिन टेररिस्ट को हम जंगलों में ढूंढ रहे थे, जगह जगह ढूंढ रहे थे, रातों जगते थे उनके लिए, बर्फ पर बैठते थे, वो मौका आज हमें ईश्वर ने इसी मुंबई शहर में हमें दे दिया है। तो वो हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उसको हमने बखूबी निभाया। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप फटाफट आर्मरी चले जाओ अपना। जब आपको जब ये बताया उन्होंने कि मुंबई पे अटैक हुआ है और आपको बताया कि आपको निकलना है मुंबई के लिए, कितने साथी थे आपके जो आपके साथ वहां से निकले? तो हम 2 टीम में इकट्ठा हुई फिर जी। तो उन्होंने बताया कि 2 टीम ऑलरेडी डेप्यूट हो चुकी है, एक टीम ट्राइडेंट में काम कर रही है और एक टीम ताज में काम कर रही है जी। तो 2 टीम ऑलरेडी वहां पर जा चुकी हैं। अब और 2 टीम जानी है जो कि ताज में काम करेंगी कि ताज के ऊपर ज्यादा हमला हुआ है और ज्यादा कैजुअलिटी वहां पर हुई है और ताज में कुछ सरकमस्टांसेस बन सकते हैं हॉस्टेज सिचुएशन के। तो पहले हॉस्टेज सिचुएशन को हमको टैकल करना है। तो मैं आर्मरी पहुंचा। वहां पर जब मैं वेपन ड्रॉ करने लगा तो मुझे पता चला कि जो CQB वेपन होता है क्लोज क्वार्टर बैटल का, वो वेपन वहां पर प्रॉपर काउंटिंग में मौजूद नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या नहीं है वहां पर। तो मुझे AK मिली। फिर हम हेलमेट की तलाश करने लगे तो हेलमेट नहीं मिला। बुलेट प्रूफ जैकेट ढूंढने लगे, जो अवेलेबल हैं उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ उस समय की। तो वो जो AK-47 की गोली को झेल सके वो जैकेट भी वहां पर नहीं थी। अच्छा। तो जो अवेलेबल था हमारे लिए वो वहां पर हमने लिया। कम्युनिकेशन सेट नहीं था कि हम आपस में बात कर सके, क्योंकि हमारा जब ऑपरेशन चलते हैं तो पूरा का पूरा हमारा मेन इक्विपमेंट ही है जो हमें आपस में कनेक्ट रखता है जी। और प्रॉपर वेपन है तो आपकी मतलब यह है कि आपके सामने चाहे कोई भी आ जाए, आप किसी भी सिचुएशन में आराम से आप निकल सकते हो, आराम से किसी भी टेररिस्ट को मार सकते हो। अब ऐसे सिचुएशन में जब अर्बन एरिया में हो और बिल्डिंग के अंदर आपको ऑपरेशन करना हो तो आपके लिए AK खुद एक खतरा है। जब AK आप, क्योंकि गोली रिकॉचिट होती है उसकी। अच्छा। और पेनिट्रेट उसका जो है पेनिट्रेशन पावर है बहुत ज्यादा है उसकी और रिकॉचिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसके।
तो उसके लिए आपको 9mm MP5 चाहिए होती है, तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। तो हम 2 टीम फिर हम लोग मुंबई पहुँचे। तो मेरा एक जानने वाले व्यक्ति थे वहाँ पर बोट पुल पर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो 4 मोटरोला हमको वहाँ से मिल गए, वॉकी टॉकी हम जिसको कहते हैं, लेकिन वो भी उतने ही संख्या में नहीं रहे जितने होने चाहिए। फिर हम ताज में गए। ताज में हमारी ब्रीफिंग वगैरह तो ऐसी कुछ खास हुई नहीं, और ना ही हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट कुछ भी नहीं था। एकदम ब्लाइंड एंट्री थी हमारी ताज में। अच्छा। तो ये सबसे पहले जब आप एंटर कर रहे हो ताज में, क्या देखा आपने वहाँ पे? पूरा ब्लड सेड, खून ही खून था चारों तरफ। और ये कितने बजे आपने एंट्री करी थी? हमने करीब 2:30 बजे के आसपास हमने रात को एंट्री की ताज के अंदर। और ये मिशन जो है वो, हमारी एक टीम पहले काम कर रही थी, हाँ, तो वो गेस्ट जो थे उनको निकाल रहे थे, और हमने भी उसमें सहयोग किया। कुछ इंजर्ड थे, उनको हमने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर इंजर्ड थे, तो उनको भी हमने, जो बात करने की हालत में था, हम उसी बॉडी को उठाते हैं। कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि उसमें हमको खतरा हो सकता है। क्या पता उसके अंदर हैंड ग्रेनेड लगाया हो या कुछ लगाया हो, तो इसलिए डेड बॉडीज को हम टच नहीं करते। लेकिन जो इंजर्ड है उसको हम लोग बात करके, कुछ पता चल जाता है हमको, तो हम उसको सही जगह तक जो है वो पहुंचा देते। तो पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो ताज काफ़ी हद तक खाली हो गया था, लेकिन जो चैम्बर हॉल था उसके अंदर 150 प्लस लोग फंसे हुए थे। हाँ जी, क्योंकि हमने कई बार देखो, बाद में तो अब फिल्में बहुत बन गई, बट फिल्मों में जो होता है वो शायद हमें उतना ही पता लगता है जितना बहुत मिनिमल सी चीज़, क्योंकि आपने तो वो लम्हा जो है वो बिल्कुल अपने हाथों से वो जो वहाँ पे चीज़ें देखी हैं और करी हैं, तो आप ज़रा बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। पहले तो जब मैं वहाँ पे नीचे लॉबी में था, तो जो ओल्ड हेरिटेज विंग को और न्यू टावर को जोड़ती है, मैं उस लॉबी में वहाँ पर खड़ा हुआ था अपनी पोजीशन लेके। तो एक आदमी था जो रो रहा था और फ़ोन कॉल कर रहा था वहाँ से, और वो लॉबी को क्रॉस करने की उसने कोशिश की, तो मैंने उसको वहीं पर रोक दिया कि आप उधर नहीं जा सकते, क्योंकि ओल्ड हेरिटेज विंग में पूरा आग लगा हुआ था। तो मैंने उनको वहीं पर रोका। और फायरिंग भी वहीं हो रही थी? फायरिंग ऊपर ही चल रही थी जी। और आग पूरा फैला हुआ था वहाँ पर। तो मैंने उनको रोका वहाँ पर। तो मैंने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी गेस्ट है, जो भी लोग हैं, आप हमको बताइए, हम लाएंगे, हम आपकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो मुझे बाद में पता चला वो जनरल मैनेजर थे करमबीर सिंह कांग, अच्छा। जो उनकी वाइफ थी, और 2 लड़के थे उनके 6th फ्लोर पे, जो जिंदा जल के ही मर गए थे। तो ये बड़ी दुर्घटना ही कहेंगे हम, दुखद घटना है उनके जीवन की। लेकिन मैं उनके साहस को सम्मान करूंगा कि वो वहीं पर टिके रहे इतना सब कुछ होने के बाद भी। फिर हमारी एक टीम गठित हुई 4 लोगों की, जो चैम्बर में लोग फंसे हुए थे उनके लिए, प्लस ताज होटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो उनका ऑफिस भी चैम्बर के नेक्स्ट ही था। उनको निकालने के लिए हम लोग, पूरे गेस्ट को निकालने के लिए, उनको निकालने के लिए हमारी टीम गई। तो जब हम उनसे हम सीढ़ियों से गए, सीढ़ियों से हम 2nd फ्लोर पे पहुंचे, तो मैंने देखा सामने कि एक डोर है, आधा शीशा है और आधा लकड़ी है। तो मैंने नॉक, उधर से कुछ साउथ अफ्रीकन्स कहें या अफ्रीकन कहें, वो कुछ आ रहे थे। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया और मैंने अपना आई कार्ड शो किया कि हम यहाँ पर आपको निकालने के लिए आए हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खींचा, खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा उनसे नहीं खुला। तो हम समझ गए कहीं ना कहीं दरवाज़ा लॉक है ये। तो हम पीछे हटे, मैं पीछे हटा। ये वही दरवाज़ा है जहाँ पे हॉस्टेज थे? हाँ, इसमें आपके अडानी साहब, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 जर्मन सीनेटर, बॉलीवुड के बहुत अच्छे हस्तियां उसमें फंसी हुई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, 3 शादियों के गेस्ट, अप्रोक्सीमेट 185 लोग उसके अंदर थे। और उनको ही हॉस्टेज बनाने के लिए टेररिस्ट हमसे 30 सेकंड पहले पहुंचे थे उस जगह पर। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी थी, ये सीसीटीवी से पता चला, तो वो पीछे वाला एक हॉल था, उसके अंदर घुस गए। तो हम फिर, जो मैं आगे था तो मैं पीछे मुड़ा कि ये दरवाज़ा तो बंद है, बाद में खोल लेंगे, निकाल लेंगे इनको। तो पीछे एक और दरवाज़ा था,
तो हमने दरवाज़ा, अपने कमांडो प्रिकॉशंस होते हैं उसके आधार पर मैंने दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा में अंदर देखा झांक कर तो पूरा का पूरा अंधेरा था। 2 स्टेप हम लोग गए लेकिन अंधेरा था। तो हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि तेवतिया रूम में अंधेरा है, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग अंदर हैं, तो बेहतर है मैं और 4 लोगों को लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर वेट करो। तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर थी, प्लस जो हमको रास्ता दिखा रहा था वो था ताज होटल का सिक्योरिटी मैनेजर जी। बहुत ब्रेव बंदा था। तो आगे चलने, क्या नाम था उनका? उनका सुनील कुडियादी। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जब हमारी टीम चल रही थी तो आगे चलने लगा, तो मैंने उसको रोका कि भाई आपको कुछ होगा तो हमको गाइड कौन करेगा? अगर गोली आएगी तो पहले गोली हम खाएंगे और पहले गोली मैं खाऊंगा और मारूंगा भी मैं ही। आप टेंशन मत लो, आप बस हमें रास्ता दिखाओ, हम कहाँ जाना है, किसको निकालना, बस आप बताते रहो, हम अपने आप कर लेंगे बाकी सब। तो जब 4 और लोगों को लेकर आए हमारे टीम कमांडर, तो उन्होंने मुझे टैप किया और कहा कि एंट्री करो। तो मैं एंट्री कर गया रूम के अंदर जी। तो जैसे जैसे रूम के अंदर जाने लगे, अंधेरा था पूरा, तो 10 कदम अंदर जाने के बाद में मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज सुनाई दी मेरे राइट साइड से। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं। प्लस पर नजर नहीं आया कि कौन कहाँ है। हम लोग रोशनी से अंधेरे में हैं, रोशनी हो रही है अंदर, बाहर रोशनी है लॉबी में, और हम अंधेरे में जा रहे हैं, तो एकदम से नहीं दिखाई देगा। पर उनको नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है, अंदर आ रहा है। हाँ उनको नजर आ रहा है, सब कुछ, आपका बॉडी फिगर, सब कुछ, वेपन, सब कुछ नजर आएगा। तो उनको पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपना जो AK का जो शिफ्ट किया सेफ्टी कैच, वो पहले सिंगल में होगा, उन्होंने बर्स्ट में उसको शिफ्ट किया। अच्छा। यानी कि अब समझ गया कि अभी जो गोलियां हैं वो सिंगल शॉट नहीं आएंगी, बर्स्ट में गोलियां आएंगी, तो बेहतर मैं यहाँ पे पोजीशन ले लूं अपनी। तो मैंने जैसे ही सुना और मैंने सेम टाइम अपनी पोजीशन ले ली। उस जगह पर ही, उसी रूम के अंदर 4 टेररिस्ट थे। अच्छा। 4 एक ही जगह पर थे उस समय पर। तो मैंने अपनी पोजीशन ली वहां पर, और मैंने जहां से मुझे आवाज आई थी, मैंने अपना वेपन उधर की तरफ एम कर दिया और ट्रिगर पे मैंने उंगली लगा दी। और बस हम लोग कहते हैं कि 10 सेकंड 20 सेकंड और मुझे मिलते तो मुझे थोड़ा सा और दिखाई अच्छा देने लगता। तो मैं वेट कर रहा हूँ किसी भी मूवमेंट का, कोई मूवमेंट हो, तब तक उधर से मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, तो मुझे पता चल गया कि गोली चल चुकी है। तो मैंने भी अपना ट्रिगर यहाँ से दबा दिया। तो मुझे यह याद है कि 3-4 गोलियां मेरी फायर हुई, और उसके बाद मुझे ये पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा। जब मैंने खुद को पाया तो ये था कि एक तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मेरे जलन हो रही थी, बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा थी, और हेडशॉट था, पूरा फील कर सकता था उसको, पूरा जलन हो रही थी कान के पास में। हाँ, यहाँ पूरा उखाड़ के लगी थी गोली इसको। अच्छा, ये गोली लगी थी? गोली लगी, पूरा यहाँ से पूरा उखाड़ दिया था। तो एक्चुअली मेरा जो चिक था ये वाला, ये बट के ऊपर लगा हुआ था गन की, ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। तो जब उन्होंने हेडशॉट लिया होगा तो हेडशॉट कान पे लगा, ऐसे था, तो पूरा उखाड़ दिया। थोड़ा सा 1 mm भी इधर होता तो आंख के आर पार गोली निकल चुकी होती। उस दर्द को पूरा झेला मैंने, और कारपेट में पूरी उंगलियां घुसेड़ दी मैंने, ताकि कोई साउंड क्रिएट ना करूं, क्योंकि अगर साउंड क्रिएट करूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा इंजर्ड हो चुका है, तो उनकी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर मैंने अपने आप को, अपनी धैर्य बांधा, और फिर मैंने अपने बड्डी को ढूंढना शुरू किया। पर आपके कान के अलावा और भी कहीं जी गोली लगी थी? और भी लगी है, वो बाद में लगी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने बड्डी को ढूंढा, तो मैंने पाया कि मैं इस रूम में अकेला ही बचा हूँ, मेरी पूरी टीम फॉल बैक हो चुकी है। अच्छा। तो उस रूम में 4 आतंकवादी और मैं अकेला था। तो फिर मैंने ढूंढा कि मैं अभी जगह पर कहाँ पे कवर लूँ, ताकि मैं अपने आप को कवर करके मैं फायर कर सकता हूँ उनके ऊपर। तो मैंने पाया थोड़ी दूर पर सोफा और दीवार के बीच में थोड़ी जगह है, तो मैंने अपना वेपन को थाई पे लिया और खिसक के उस जगह पर मैंने अपना कवर लिया। और फिर मैंने जब देखा अपने कान को, तो पूरा मांस का लोथड़ा लटका हुआ था और कान के पास पूरा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं कंटिन्यू उनके ऊपर सिंगल शॉट में मैं उनके ऊपर फायरिंग करता रहा। फिर मुझे लगा कि इनको मैं गोली से नहीं मार सकता, तो मैंने हैंड ग्रेनेड यूज किया, अपना हैंड ग्रेनेड निकाला और मैंने जहां से मेरे ऊपर फायरिंग आ रही थी मैंने उधर की तरफ उसको लॉब कर दिया जी।
ग्रेनेड के 2 साउंड मुझे सुनाई दिए, 2। तो जहां पर मुझे फेंकना था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके वो ग्रेनेड गिरा था। तो अब मैं, क्योंकि मैं भी खुद ग्रेनेड की चपेट में हूँ, बिल्कुल। अगर ग्रेनेड फटेगा तो मैं भी जाऊंगा। ये जानते हुए मैंने ग्रेनेड फेंका था कि इनको ऐसे नहीं मारा जा सकता, और मेरी टीम बाहर है, वो अंदर आ नहीं सकती। कम्युनिकेशन सेट मेरे पास में है नहीं कि मैं बता सकूं मैं जिंदा हूं, और इनकी लोकेशन ये है, मैं लोग कुछ नहीं बता पा रहा हूं। तो सारा का सारा डिसीजन मेरे पास ही था। तो ये मेरे लिए लास्ट डिसीजन था कि अब यहां पर कुछ हो नहीं सकता, तो बेस्ट है एक ब्रह्मास्त्र लास्ट इस्तेमाल करते हैं। और कितनी देर तक मैं फायरिंग करूंगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और धीरे धीरे मेरी भी क्षमता है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी क्षमता है, वो उस लेवल तक ही जा सकती है। तो मुझे लग रहा कि हाँ, आधा घंटे के आसपास हो चुका है, और धीरे धीरे मेरी जो एनर्जी हो डाउन होगी ब्लीडिंग की वजह से। तो मैंने फिर, कितनी देर ये एनकाउंटर चला आपका? 30 मिनट के आसपास। 30 मिनट के आसपास। और वो भी फायरिंग करते रहे? वो फायरिंग, जैसे मैं सिंगल शॉट लेता था, वो सीधा बर्स्ट में फायरिंग करते थे। अच्छा। तो ग्रेनेड जो मैंने फेंका, मैंने 10 तक काउंटिंग की, वो ग्रेनेड नहीं फटा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ऑपरेशन पूरा का पूरा ताज का खत्म हो चुका होता पूरा। वो किस लिए नहीं फटा वो ग्रेनेड? ये कुछ टेक्निकल रीजन रहे होंगे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसका। फिर मेरी टीम के जो लोग थे, जो मेरे टीम कमांडर थे, उन्होंने सोचा कि इतनी देर तक कोई बंदा जिंदा रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने मान लिया कि प्रवीण तेवतिया अंदर शहीद हो चुका है। तो उन्होंने अंदर टीयर गैस का शेल जो है वो फेंक दिया। उन्होंने ये चीज कंफर्म की सिक्योरिटी मैनेजर से कि इस दरवाजे, यहाँ पे जो ये हॉल है, इसका एंट्री और एग्जिट कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि यही एंट्री है और यही एग्जिट है, एक ही दरवाजा, एक ही है। और क्या ये रूम था या हॉल था? ये हॉल था। अच्छा। जिसका एक और दरवाजा किचन में जाके खुलता था। अच्छा। तो उन्होंने इसलिए अंदर टीयर गैस ठोक दी कि प्रवीण तेवतिया तो शहीद हो चुका है, जब टेररिस्ट आएंगे तो उनको हम आराम से टैकल कर सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ उल्टा। फिर जो टीयर गैस का सेल था वो मेरे पास आके एक्सप्लोड हुआ। धीरे 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 उसने सफोकेशन शुरू कर दिया। तो खांसी आई, जैसे खांसा तो उन्होंने बर्स्ट में फायरिंग की। तो ये कंफर्म हो चुका था कि अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता हूँ मैं। अच्छा। या तो आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरोगे या वे गन शॉट से मरोगे, डिसीजन आपका है। तो मैंने वही सोल्जर वाला डिसीजन मैंने लिया कि नहीं, बेहतर है कि मैं आखिरी सांस तक अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए मरूं। फिर मैंने खड़ा हुआ उस जगह पर और मैंने हिप पे अपना वेपन लिया और हिप से पूरा मैंने एरिया को स्विप किया पूरा के पूरा, ताकि जो भी फायरिंग आ रही है, जहां से भी आ रही है, पूरा का पूरा जब आप स्विप करोगे तो पक्का गोली लगनी ही लगनी है किसी न किसी को। मैं तो मरूंगा ही, मुझे पता है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती, क्योंकि रेंज बहुत कम है। और जब बस, कितना फासला था 10 से 12 मीटर के आसपास। 10 से 12 मीटर। हाँ। तो मुझे पता है कि ये जब AK-47 की गोलियां आपके ऊपर चलेंगी तो ये पता नहीं चलेगा कौन सी कहां से निकली है। तो जिंदा रहना तो संभव ही नहीं था। ये चीज सोचकर मैंने वहां पर खड़ा हुआ और मैंने गोलियां चलाई और दरवाजे की तरफ मैंने भागने की कोशिश की। तब तक मुझे पता चल चुका था कि गोली चेस्ट के आर पार जा चुकी है, चेस्ट में लगा है कुछ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जैसा ना ठोक दिया हो ऐसा। लेकिन बॉडी मूवमेंट में थी तो मैं लॉबी में जाके गिरा। अच्छा। लॉबी तक दरवाजा क्रॉस कर चुका था तब तक। तो वहां पे मेरी पूरी टीम थी। उन्होंने मुझे वहां से, जैसे मैं लॉबी में टर्न किया हूं तो मेरी उंगली ट्रिगर पे थी और वेपन मेरा डाउन हो चुका था। तो मुझे याद है कि ये गोली मेरी वहां पर चली थी और लॉबी के अंदर एक गोली जो है वहां पे अभी भी उसका निशान उस फ्लोर के ऊपर है। अच्छा। उसके बाद मैं स्प्रिंग की तरह वहां पर गिरा हूं, और कुछ बचा ही नहीं शरीर में कुछ। फिर मेरी टीम मुझे उठाकर जब लॉबी से नीचे लेकर आई, तब आप सांस ले रहे थे या आपको तब तक होश? कुछ नहीं पता था मुझे। जब ताज के नीचे लॉबी से बाहर निकाला, दरवाजे से बाहर निकाला, तो कैमरे की जो लाइट है, फ्लैश है, वो मेरी आंखों पे एकदम से पड़ी। तो मुझे एकदम से फिर से होश आया। तो मैंने वही अपना राइट हैंड जो मेरा वेपन था, वही मेमोरीज सारे एकदम से वापस आए। तो मैंने अपने राइट हैंड में वेपन था मेरे, तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की। तो मैं हाथ नहीं उठा पाया अपना। अच्छा। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ मैं।
कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तब तक मुझे एम्बुलेंस में लिटा दिया गया और हमारे एक और कमांडो थे मेरे साथ में, उन्होंने मुझे कहा कि तेवतिया ब्रीथ करते रहो, ब्रीथ करो, ब्रीथ करो। अब ब्रेन तो आपका ऑटोमेटिकली चल रहा है, जुबान जा चुकी है, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बोल सको, पेन इतना ज्यादा है, प्लस कुछ निकल ही नहीं रहा, सांस ले रहा हूँ, सांस पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कुछ भी। तब तक फिर हम लोग अश्वनी पहुंचे। अश्वनी में जाने के बाद फिर अश्विनी हॉस्पिटल, ओके। मुंबई में नेवी का हॉस्पिटल है अश्वनी। दूरी पे ये करीब करीब है 8-9 किलोमीटर के आसपास है पूरा। तकरीबन आपको आधा एक घंटा पूरी लाइन क्लियर थी वो तो, उस दिन तो पूरा सब कुछ जाम था, तो एम्बुलेंस स्पीड में थी। और जो एम्बुलेंस में जो डॉक्टर थे उनको उन्होंने बोला, हमारे जो साथी थे, कि इसका कुछ करो कुछ करो, तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाए, वो भी कांप गए उस सिचुएशन को देखकर, क्योंकि पूरा का पूरा फेस पे ब्लड था, तो उनको लगा हेड शॉट है। लेकिन एक और शॉट था जो कि चेस्ट में था, जो कि आपके पूरे पूरे फेफड़े को फाड़ कर निकल चुका था, आर पार निकली थी गोली। तो जब वो मेरी बॉडी वहाँ पर लेकर गए किस अश्वनी तरफ था में, वो? ये राइट साइड में, यहाँ पे आर पार हो गई थी गोली। तो 3 शॉट यहीं पर थे, अच्छा एक मैगजीन, 2 मैगजीन यहाँ पर थी, जी। तो एक गोली मैगजीन में पूरी घुस गई, फील्ड मैगजीन थी दोनों AK-47 की, और प्लेट थी, तो प्लेट में इतना बड़ा छेद उस गोली ने कर दिया, और 1 mm बचा होगा अंदर घुसने से। एक गोली रिकॉचिट होकर यहाँ पर लगी, चेस्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर, तो वो रिकॉचिट होकर लगी थी, तो उसकी इंटेंसिटी जो थी वो कम हो गई, वो बच गई। एक गोली बिल्कुल कॉलर के बिल्कुल पास से निकली मेरे, वो कॉलर को फाड़ दिया, जो जैकेट का कॉलर था उसको पूरा फाड़ के निकली। तो टोटल 5 शॉट वहां पर मुझे लगे, और तीसरी गोली आर पार हो गई थी। जी। तो जब उन्होंने ये ड्रेस वगैरह फाड़ी और ये निकाला, तब पूरी चेस्ट से एक फाउंटेन की तरह ब्लड बह रहा था। तो फिर सेम टाइम उन्होंने ऑपरेट किया, और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इसका बचना नामुमकिन है, मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंग्स पूरा फट चुका है और स्प्लिंटर्स बहुत फैले हुए हैं इसकी बॉडी में, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, शायद ही मुश्किल है इसका बचना। मेरे भाई आ गए थे, तो उनको भी यही कहा कि 3-4 दिन का शायद मेहमान है ये, इसका बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो 19 दिन तक मैं ICU में रहा, बड़ा लंबा संघर्ष रहा 19 दिन का। उसके बाद नॉर्मल वार्ड में जब शिफ्ट किए, तब जाके कुछ रिलैक्स होना शुरू हुआ। सांस तो फिर भी नहीं आती थी ठीक से, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये मेडिकल साइंस में मिराकल है आपका सर्वाइवल, क्योंकि आज तक मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जिसकी चेस्ट से AK-47 की गोली निकली हो और पूरा फेफड़ा फट चुका हो और बंदा जिंदा हो। तो आज तक की हिस्ट्री का वर्ल्ड वाइड मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, लंग्स डैमेज सर्वाइवर, जिसका पूरा फेफड़ा फट गया हो और वो बंदा जिंदा खड़ा हो। तो जाको राखे सैया मार सके ना कोई, और फौजी बंदा है, फौजी बंदा तो भाई सब ईश्वर की देन है, ये जीवन उसी की देन है मैं कहूँगा। उसके बाद फिर एक लंबा संघर्ष रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं था इसका। नहीं, तो जब आप वहाँ पे हॉस्पिटल में हो, आपको पता है आपका ऑपरेशन हो गया, आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, कब पता चला कि अच्छा इसकी अब जीवन जो है ये तो बच गया है? 3 दिन 4 दिन का जो वक्त बता रहे थे, हाँ जी। क्या चीज़ आपको तो वो पता थी चीज़ या नहीं पता थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता था। ब्रीथ में मेरे बड़ी दिक्कत होती थी, और हर रोज में जब मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो जो सलाइवा है कुछ है, तो हमेशा थूकते हम लोग कुछ, तो हमेशा ब्लड ही ब्लड निकलता था, पूरा क्लॉट्स निकलते थे पूरे मेरे मुंह से हमेशा। तो ये लंबा सफर रहा क्लॉट्स निकलने का। कितना समय था आपको वो ऑपरेशन के बाद जब आप जनरल वार्ड में आए? 19 दिन तक 19 दिन तक आपने ICU में रहा। ICU में रहे। उसके बाद भी चीज़ें चलती रही, ट्रीटमेंट फिर भी रहे, तो मेरा वजन कम होना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, और जो प्लास्टिक सर्जरी है आपकी कान की, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बाद में होगा, तो बेहतर है आप अभी 1 महीने बाद आप छुट्टी निकल जाना। तो मुझे फिर से तो करवाया नहीं? हाँ, वो मैंने करवाया आपने? जी, उसके 5 सर्जरी हुई कान की। इसकी भी बड़ी लंबी कहानी बहुत संघर्ष कान की सर्जरीज का रहा।
जो कि ताज के टाटा ट्रस्ट जो है, ताज का ट्रस्ट है जी। उसने इसमें हेल्प की पूरी ट्रीटमेंट में उन्होंने मेरी। तो जब मैं सिक लीव के लिए जा रहा था तब एक बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ में हुई राजधानी के अंदर। तो राजधानी ट्रेन के अंदर जनरली हम देखते हैं ना कि जो डेड बॉडी है उसको हम बाई एयर शिफ्ट करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो बंदा बच गया है और जो इतना बुरी तरह से इंजर्ड है वो बंदा वेटिंग लिस्ट में है और वो राजधानी से सफ़र कर रहा है। वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में मैं था और किसी ने उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि बंदा कैसे जाएगा। और आपके साथ कोई नहीं था तब? नहीं, कोई नहीं था, मेरा अकेला ही था सब। किसी ने, मैं हॉस्पिटल में भी मैं अकेला ही था, मेरे भाई थे बस। तो मेरा पूरा सफ़र अकेले का ही रहा फिर बाद का भी। तो अकेले ही मैं रहता था, अकेले ही सारा सफ़र रहा। ट्रेन की जो आप बता रहे थे कि ट्रेन में मेरे जो गांव के एक और अंकल लगते हैं वो नेवी में थे। तो उन्होंने मेरे साथ में आए, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए कि मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। तो बोला कोई नहीं आ रहा तो मैं आता हूँ। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। तो वेटिंग लिस्ट था तो उन्होंने टीटी से बात की कि ऐसे ऐसे है बंदा, यार ताज में था, इस तरह से मुंबई को इस व्यक्ति ने बचाया है, ताज को इसने बचाया, आज टावर खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति की देन है। तो टीटी ने साफ मना कर दिया कि राजधानी में वेटिंग चलता ही नहीं है, बेहतर है आप दूसरी ट्रेन में आप इनको भेज दो। हाँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाई ने एक लंबी दाद सुनाई है, ये खुद विक्टिम है उस चीज़ के, बता भी रहे थे, बड़ी शानदार मतलब बातें की हैं। एक मिनट, तो वही अपनी बात कर रहे थे, थोड़ी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। पहली बात उसने अपनी सारी बैकग्राउंड बताया कहाँ से है। पहली बात तो वो एक शहीदों के गांव से है। उसने कहा कि मेरे तकरीबन गांव में 29 शहीद हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 भाई, हम दोनों आर्मी में हैं। मैं इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि वो दोनों भाई हैं, दोनों आर्मी में हैं, 29 उसके गांव के शहीद हैं। मतलब कि आर्मी उनका फ़ख्र है, आर्मी में वो जाना पसंद करते हैं और आर्मी उनका ख्वाब है। और हमारा कभी हुआ करता था। आज मैं 110% श्योर हूँ कोई ज़्यादा गरीब ना हो, मतलब कि क्या गुजरा भी ना हो, जिससे 10-15 हज़ार नहीं भाई, कोई भी नहीं। अब तकरीबन जो है ना वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रही। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ कर लेंगे, आर्मी में नहीं जाना। हाँ, वो उन्होंने भूख के मारे जाना। बिल्कुल, अब नहीं कोई जाएगा। लेकिन भाई उन्होंने आर्मी ने भी ये बड़ी, हमारी आर्मी ने, हमारी बात कर रहा हूँ, बड़ी ये पॉलिसी बनाई है कि लोगों को भूखा ही इतना रखो कि मजबूरन वो हमें ज्वाइन करे, मजबूरन। तो फिर लोग करते भी हैं, तो ये सच भी है। मेरा अपना एक, मेरे वाले साहब का कज़न है, उनसे मेरे 2 कज़न आर्मी में हैं। तो मेरी उनसे जब मुलाकात होती है तो मैं ये कहता हूँ आप आर्मी में क्या कर रहे हैं। उनका भाई इतनी बात पंजाबी में कहते हैं भाई दाल रोटी वास्ते, मतलब कि खाने पीने के लिए, मतलब कि अब और तो कोई चारा है नहीं, ठीक है ना। तो जारी बात है, अब पाकिस्तान में हालात किस तरह के, जितनी देर घर के तमाम अफराद कमाई नहीं करते, तो मैं कहता हूँ किसी भी गाड़ी का पहिया चलाना, सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से इंडियन आर्मी के लोग फ़ख्र समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी में जाना मजबूरी समझते हैं। कोई और नहीं चले यार ठीक है, अब आर्मी ठीक है, ये डिफरेंस है। आर्मी में मुश्किल भी नहीं। और उसने फिर अपनी ट्रेनिंग बताई कि मैंने ट्रेनिंग किस तरह की। मैं अब वो तो 26/11 की तरफ भी आते हैं, वो भी उसने सारी अपनी एक सीन जिस तरह हुआ था उसके साथ उसने किया। तो ट्रेनिंग की जारी बात है, ये पहले एथलीट थे, एक अच्छे शानदार ट्रेनर भी है। तो उसने ये सारा वो कह रहा था, नेवी वाला जितना भी था, हमने मतलब कि टेस्ट मैंने पास कर दिया। तो वो शौक हो गए थे मेरे, जो जिन्होंने मुझे दौड़ाया था, जिन्होंने हर्डल्स के दौरान मुझे भगाया था, वो भी शौक थे। तो अब बात करते हैं 26/11 पर। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास मौका था, जो उसने बात ये की, ये बड़ी अच्छी मुझे लगी कि हमारे पास मौका था। हम ढूंढते थे दहशतगर्दों को, कभी जंगलों में, बर्फानी इलाके में, कभी कहीं कमेंट कब मिल जाए जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और हम उनको निपटा दें। फिर इन्हें वो कह रहे थे अपने, वो जो भगवान का नाम ले रहे थे, कृष्ण या जिसका, कि उसकी कृपा से, उसकी मदद से
फजल से ये हमें मुंबई में मिल गए। तो फिर उस जिस जवान मर्दी से फिर वो लड़ा है, वो कान भी उसका नज़र आ रहा था, मुझे जहाँ उसने बताया था कि मुझे ये जख्म हुआ उस फाइटिंग के दौरान ही। यार तो ये सबसे पहले तो एक इंसानियत सोज वाक़या है जो 26/11 है। यार ये वाकई ना उस इस 26/11 में ही अजमेर के साथ था ना अपना, इस 26/11 में ही ताज होटल में वो अजमेर के समाज पाकिस्तान था। ये देखिए कितने फख्र से वो बता रहा है, उसका शौक था, वो शौक से बता रहा है कि हमारा, वो कह रहा था कि मेरा शुरू से शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं या मैं टीचर बनूं, और मैं आर्मी में सिलेक्ट भी हो गया। तो इसी तरह ही मेरा भी पहले शौक होता था, लेकिन अब भाई हालात सामने हैं तो पता चला आर्मी को, तो भाई दिल नहीं करता बाकी आर्मी में जाने। अच्छा, जिस तरह इस भाई ये बता रहा था, जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन किया प्रीसाइजली, मैं कहता हूँ वो जो हॉस्टेजेस थे या जिस तरह वो बता रहा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ग्रेनेड भी यूज़ किए, फायरिंग भी की, हमें उधर से कोई प्रॉपर सामान नहीं मिल रहा था, कोई मतलब के जो है बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, हेलमेट भी नहीं था, टोटली AK-47 की बुलेट रोकने के लिए वो जैकेट नहीं थी। तो टोटली अपनी ज़िंदगी रिस्क पर, रिस्क का मतलब क्या, वो तो पहले अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखते हैं, हथेली पर रखते हैं, कभी ये वतन के लिए देनी पड़ सकती है। बिल्कुल फौजी ऐसे करते हैं। फौजी का ये एक जज्बा होता है, और हमारा का भी जज्बा होता है, वतन पर जान नहीं देनी, वतन पर सरेंडर करना है, वतन पर सरेंडर करना। लेकिन इस भाई और ये फौजी यकूब भाई, आपको क्या लगता है जो वो अटैक हुआ था मुंबई 26/11, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं था? वो इंसानियत के खिलाफ ही था, और क्या था, जिस तरह का उनका प्लान था वो, मतलब वीडियो में तुमने इसने तो वो अपने ही बताया ना, जिस तरह मेरी सोच थी, मैं कैसे आया, मैं कैसे वहाँ पहुँचा, 26/11 कैसे हुआ, मैं कैसे पहुँचा, ये तो उन्होंने बताया ना। अच्छी बात है, ये जज्बा होना भी चाहिए और हर फौजी के अंदर होता भी है। तो असल वो जो प्लान उनका था ना, मैं तो वो बताता हूँ आपको, वो तो 4 ग्रोह में थे, मतलब 4 शख्स थे, अलग अलग एक प्लानिंग थी, जिन्होंने अटैक किया, किस तरह आपने किस शहर के ऊपर जाना है, किस जगह पे जाना है, किस होटल पे जाना है। पहले नंबर पे मेन मुद्दा था ताज होटल भी, मुंबई के अंदर वो ताज होटल वो मेन था। वो पहुंच तो गए, अपने मिशन में कामयाब तो हो गए, बेगुनाह छोटे छोटे बच्चों को, बेगुनाहों को मारा, बच्चियों को मारा, बुजुर्गों को मारा, कई मेहमान आए हुए थे, तो मतलब कुल मिला के काफी मौतें हो गई। कामयाब तो वो हो ही गए, लेकिन जिस तरह उनका एक प्लान था ना, जिस तरह इनकी आर्मी को या इनकी फोर्स जो है अलग-अलग, उनको जिस तरह पता चलता गया एक हमला है, हो गया इस फलानी जगह पे, इस तरह फिर वो उनको पकड़ते गए, जहाँ जहाँ वो 4 ग्रोह थे, वो जहाँ मिलते थे, मतलब उनको पहचान करके मारना बड़ा मुश्किल था, कोई आम बंदा भी हो सकता था। ये उनकी बड़ी बहादुरी है, ट्रेनिंग है उनकी, ट्रेनिंग है ना। उन्होंने उनको ही पहचाना और उनको खत्म करते गए, मारते मारते आखिरकार वो पहुंचे अजमल कसाब और उसके साथी, जिसके ऊपर एक फिल्म, अजमल कसाब तो पकड़ा गया ना भाई, वो दोनों ही पकड़े गए ना। उसका एक दोस्त है जिसके ऊपर नाना पाटेकर की एक फिल्म भी बनी हुई है, शायद आपने देखी होगी। नहीं, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है अजमल कसाब के ऊपर। तो वो पकड़े गए, जिस तरह वो आते हैं, वो बैरियर जो लोहा का रखता है ना, लोहे का, उसको भी तोड़ा, फिर पुलिस के कई लोगों को बेचारों को गोली लग गई। मतलब है कि वो पकड़े गए, पकड़ के बाद में वो मरे। इन मतलब जितने गिरोह थे ना, जितना भी था, 10 बंदे थे, 12 थे, 20 थे, वो टोटल इन्होंने मार दिए। अच्छा किया मुल्क की खातिर, लेकिन वो उनको नहीं बचा सके जो होटल के अंदर बेचारे बिला वजह मर गए, जिनको पता भी नहीं था। वो एक इंसानियत का कत्ल हुआ ऐसे, ठीक है। अफसोस वो दरिंदे थे भाई, हम उसको दरिंदे बोलेंगे भाई। उनका आने का यही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। बिल्कुल, उनका मकसद यही था। और क्या था, वो खजाना लूटना था उन्होंने, उनका मकसद था, ये करवाया ही लोगों को मारना था उन्होंने। वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए, खौफ और इराद फैलाना होता है। बिल्कुल, ये करवाया क्यों गया था, मेन मकसद क्या था? मुझे जो लगता है ना, वो यही है कि जो कश्मीर के मतलब के ना, जो कश्मीर में इंडिया करते ना जुल्म करता है, वहाँ पर मुसलमानों पर उनकी इज्जतों को जो है ना पामाल करता है, उनके साथ खेलता है। तो इस वजह से उसका बदला लेने के लिए ये जो ग्रुप जो ये तैयार, ये बदला होता है कि मतलब है कि वो जुल्म करते हैं, तो ये जाके बेगुनाहों को मारेंगे, मार दो, बच्चों को मार दो, ये बदला होता है भाई। एक किस्म का बदला तो तब होता है इंडियन आर्मी जो है उनके साथ जाके जो जिहाद के नाम पे जो जिहाद करते हैं, असल में ये जिहाद तो है ही नहीं
भाई इस जिहाद बात पे तो तो मुझे नहीं ये पता। जिहाद नहीं मैं जो वजह करते हैं। मुझे लगती है मैं अगर हमारे ये बंदे जो थे अजमल साहब या इसके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो खुले में खुला आके इंडिया की आर्मी के साथ लड़ाई करे, फिर तो मान लेते भी उनके साथ लड़ाई कर रहे आर्मी के साथ तो खुला लड़ने की किसी तो फिर जिहाद किसके साथ? जिहाद आम नहीं होती। नहीं जिहाद अच्छा इस तरह करते हैं भाई, अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द आ जाते हैं, वो आके हमारे एक स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, बच्चों का कॉलेज यूनिवर्सिटी या होटल्स के अंदर आके गोली चलाते हुए बेगुनाह को मार देते हैं, क्या इसको वो कहेंगे हम जिहाद कर रहे हैं? ये जिहाद होगा? वो जो होटल में ताज होटल के अंदर बेगुनाह मारेंगे, भाई ये कैसा जिहाद है? बेगुनाहों को मारना जिहाद बोलते हो आप? एक या ऐसा जिहाद होता है? एक मैंने जिहाद की बात ही नहीं की। एक नाहक को कत्ल अजीब करना बात। पूरी इंसान का कत्ल है। बिल्कुल। ये अफसोसनाक वाक़या था और उस फौजी की जुर्रत को सलाम है जिसने उस कमांडो ने ये कई कीमती फिर भी जानें बचाई जो नहीं बचा सके। ओवरऑल भी जिन्होंने कंट्रोल किया ना, जितनी फोर्स ने कंट्रोल किया इस मामले को, वो भी भाई सारे मतलब उन्होंने मुल्क ये की ट्रिब्यूट बहुत ही है अच्छा भाई, एक किस्म का उसको खराज तहसीन ही है। खैर मिलता है वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।